Hello my dear students. So let's start with our next topic. Topic number 4.11. The moving coil galvanometer. Pay attention. What is the galvanometer? देखो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे क्वेश्चन में MCG मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? So galvanometer is a device which is used to detect the current. गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि करंट को सिर्फ डिटेक्ट करता है कि मतलब कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं. अगर करंट प्रेजेंट होगा तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर आता है जिसमें नीडल होती है, वो ऐसे ऐसे स्पीडोमीटर जैसा. तो अगर करंट पास हो रहा है तो आपकी जो नीडल है वो थोड़ी ऐसे डिफ्लेक्शन करेगी, और पास नहीं हो रहा है तो जीरो की जीरो पे ही रहेगी. सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स कि गैल्वेनोमीटर क्या है, वो एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, करंट प्रेजेंट है कि नहीं बस वही चेक करता है. इन शॉर्ट की करंट की अटेंडेंस लेता है, प्रेजेंट है कि नहीं बस वही. अब मेरा टारगेट ये है कि सपोज कि ये एक बैटरी है और बैटरी के साथ मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है R. सिंपल सर्किट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है. ऑब्वियसली अब बैटरी में से करंट पास होगा. अब मुझे ये करंट पास हो रहा है वो तो पता ही है, डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली पता चलता कि बैटरी लगाई तो करंट पास हो ही रहा है. बट मुझे अब ये करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस करंट. तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर. डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट. A device which is used to measure the value of current. एमीटर समझ में तो आ गया कि क्या है ये, भाई करंट की वैल्यू बताता है, और गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट की अटेंडेंस लेता है कि प्रेजेंट है कि नहीं, बस कितना करंट है वो ये मेजर करेगा. अच्छा, तो ये एमीटर को कनेक्ट कहाँ करते हैं? एमीटर शुड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट. मतलब कि आप कहीं पर भी लगा सकते हो, आप यहां पर भी लगा सकते हो. ये हो गया हमारा एमीटर. ये क्या हो गया हमारा एमीटर, ठीक है. यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां कहीं पर भी आप लगा सकते हो. अब एमीटर में दो पोलैरिटी होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस. तो प्लस कौन सा? जहां से करंट एमीटर के अंदर जाता है, मतलब ये करंट यहां से गया और यहां से एमीटर के अंदर जाएगा तो ये पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव, और यहां से करंट बाहर आ रहा है तो ये पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है. चलो, तो ये हो गया हमारा एमीटर. अब देखो एक और डिवाइस होती है, वो है वोल्ट मीटर. अब वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference. Potential difference means what? Voltage. देखो वोल्टेज है ना, ऑलवेज किसी दो पॉइंट पे ही मिलता है. मान लो कि मुझे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ये दो पॉइंट का डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज डिफरेंस. डिफरेंस ऑलवेज दो पॉइंट पे ही मिलेगा.
सपोज आई नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस 2 पॉइंट, तो मुझे क्या करना है कि वोल्ट मीटर को ऐसे लगाना है, ठीक है, वोल्ट मीटर मुझे यहां लगाना है। सो ऑलवेज connected in parallel at which we need to find potential difference। जो दो पॉइंट के अक्रॉस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वो दो पॉइंट के अक्रॉस में पैरेलल में लगाना है हमें वोल्ट मीटर, ठीक है। सो ए मीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट्स इन द पैरेलल। नाउ ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या है वो हमने समझ लिया, बट हमारा जो मेन थ्योरी है वो गैल्वेनोमीटर पे है। तो पहले गैल्वेनोमीटर को समझते हैं और गैल्वेनोमीटर के बाद हम ए मीटर और वोल्ट मीटर देखेंगे। सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल? टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field। ये थियोरी हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यू हैव अ कॉइल। अब इसका डायग्राम आपको गैल्वेनोमीटर का हमें यहां पे दे रखा है पेज नंबर 164 पे। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। सपोज this is the south pole and this one is the north pole। सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। ऑब्वियसली दिस नॉर्थ एंड साउथ विल प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल है? टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉइल रख देंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी कॉइल, ठीक है। अब ये कॉइल को हमें रखना है कहां? तो भी सॉफ्ट आयरन कोर में। ये क्या है? ये सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो ऐसा एक सिलिंड्रिकल, देखो ये मैग्नेट हो गए, मैं 3D आपको दिखा रहा हूं, ये मैग्नेट हो गए। उसके अंदर ऐसा एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर में यहां पे एक पिवोट होती है और पिवोट पे ऐसे एक कॉइल रखी हुई होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कॉइल आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें करंट पास करना है। जैसे ही तुम इसमें करंट पास करोगे तो ये पूरा सिस्टम ऐसे गोल घूमेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमारी करंट कैरिंग कॉइल होगी तो उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से वो गोल घूमता है। तो यहाँ पे अगर एक नीडल होगी तो अगर ये कॉइल गोल घूमेगी तो उसके साथ साथ ये नीडल भी हमारी ऐसे गोल घूमेगी, ठीक है। चलो अब यहां पे हमने सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किया है? CORE कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज नहीं किया? नॉर्मल आयरन क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर प्रोड्यूसेस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है? जैसे कि हमें पता है कि भी टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर टॉर्क लगता है कितना? NIA क्रॉस B, मतलब टॉर्क होगा NIAB साइन थीटा। हियर थीटा इज एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल है?
हर बार मैं बताता हूँ, भूल मत जाना, थीटा इज अ एंगल बिटवीन द क्वांटिटीज विच आर मल्टीप्लाइंग। जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दो के बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑलवेज कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो, तो कोई भी जगह पे अगर आपका कॉइल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहीं पर भी ऐसे सर्कुलर मोशन कराए, हर बार आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सो टॉर्क टाउ हो जाएगा NIAB साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1। तो ऑलवेज टॉर्क लगेगा NIAB विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो कोई भी जो गैल्वेनोमीटर होता है उस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क हर बार कितना लगेगा, NIAB। क्यों, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है जो 90 डिग्री प्रोड्यूस करता है, बनाता है, इसीलिए। अब मान लो कि ये करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगा एंड ड्यू टू द टॉर्क कॉइल ने इतना डिफ्लेक्शन दिखा दिया। गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। मतलब मान लो कि तुम्हें कहीं पे करंट चेक करना है, तो तुमने ये पॉइंट को रख दिया वहाँ पे, तो कॉइल में करंट पास हुआ, तो कॉइल ने ऐसे रोटेशन किया, तुम्हें पता चला हाँ भी करंट पास हो रहा है। फिर वो वायर को लेके यहाँ पे टच करो, दूसरे कोई पॉइंट पे, यहाँ पे टच करो। अब यहाँ पे मान लो करंट है ही नहीं, तो वो करंट वायर में से कॉइल में आएगा ही नहीं। अब कॉइल में करंट नहीं आएगा तो एक रोटेशन होगा ही नहीं, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे करंट था, वापस मैंने वायर यहाँ पे रखा, वायर में से करंट कॉइल में गया, कॉइल में करंट गया तो इसने रोटेशन किया, टॉर्क लगा, ऐसे आया। नाउ व्हाट हैपेंड इफ आई रिलीज द पॉइंट फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ से मेरा पॉइंट हटा दूंगा तो क्या होगा, तो मेरा ये जो नीडल है ना वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। पहले गोल घूम के ऐसा आया, अब गोल घूम के ऐसे आ जाएगा। अब वापिस इनिशियल पॉइंट पे हमारा कॉइल उल्टा गोल घूम के आ गया, तो मतलब यहां पे जा रहा था तो भी सर्कुलर मोशन किया, यहां पे आया तो भी सर्कुलर मोशन किया। अब सर्कुलर मोशन कब होता है, ऑब्वियसली जब टॉर्क लगता है तब। तो यहां से ये मोशन के लिए कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल था, ये वाला। अब कोई एक टॉर्क कॉन्स्टेंटली ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है, तभी हमने जब यहां से वायर को हटा लिया तो ये कॉइल वापिस टर्न मार के यहां पे आ गया। सो देयर इज अनदर ऑपोजिट डायरेक्शन टॉर्क कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द कॉइल। कॉइल पे हर बार एक ऑपोजिट डायरेक्शन का भी टॉर्क लग रहा है जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये दूसरे टॉर्क का नाम है रीस्टोरिंग टॉर्क। हियर another torque called restoring torque acts on the coil। ठीक है, जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ला रहा है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ डैश में बोल देता हूं, क्या है वो है K5। वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, टाउ डैश इज इक्वल टू K5। ठीक है, सो ये K क्या है, दिस K is known as the torsional constant of the spring, that is restoring torque per unit ट्विस्ट। ये हमारा K है, K का नाम है। इन शॉर्ट इट इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एंड फाई इज अ व्हाट, फाई इज योर डिफ्लेक्शन। फाई इज योर डिफ्लेक्शन, कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ वो। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉर्क टाउ डैश विच इज अ K5। नाउ
हियर बोथ द टॉर्क्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। कौन से? एक ये टॉर्क और एक ये टॉर्क, दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, NIAB इज इक्वल टू K phi, विच इज द मोस्ट IMP इक्वेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर आपको गैल्वेनोमीटर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमारी बुक में तो डिटेल में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव इसमें भी हम थोड़े नीट के कंसेप्ट देख लेंगे। तो जैसे कि अगर कोई आपको ये बोले कि हमारी कॉइल ने ट्विस्ट कितना किया, कितने एंगल से वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, मतलब हमें फाई फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसके ऊपर से हम फाई फाइंड कर सकते हैं, NIAB बाय K, रेडी, विच इज द इक्वेशन नंबर 4.38। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हम अगर ऐसा लिखें NAB बाय K, NAB K को नीचे ले जाओ और I को यहां पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 5 बाय I। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये 5 बाय I जो होता है ना, 5 बाय I, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, है ना। अगर आपको ऐसा बोला है कि भाई गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी फाइंड करो, तो आपको 5 बाय I करना है। 5 बाय I, इसी फॉर्मूला में I को नीचे ले जाओ और K को यहां पे नीचे ले जाओ, तो आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूला में से एक और चीज, NAB बाय K इज इक्वल टू 5 बाय I। नाउ डिवाइड बाय R बोथ साइड। मैंने क्या किया, इसको भी R से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को भी R से डिवाइड किया। नाउ IR, तो ये IR क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो ये IR की जगह V डाल दो, तो NAB बाय KR इज इक्वल टू 5 बाय V। सो ये हो गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। तो आपकी बुक में ये जो फॉर्मूला है, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4.39, और ये जो फॉर्मूला है वो है आपका फॉर्मूला 4.40। ये जो पूरा बुक में इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन में, मतलब हमारा जो पूरा टॉपिक है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दिस होल टॉपिक इज मेड अप ऑफ फॉर बाय 3 स्मॉल क्वेश्चंस। इसके अंदर 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपको क्या करना है, फिगर 4.24 ड्रॉ करना है, और पहले से मतलब यहां से टॉपिक स्टार्ट होगा और हमें लिखना है अप टू इक्वेशन 4.38, यहां तक लिखना है। अगर आपको वर्किंग एंड कनेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूछा है तो, ठीक है। चलो दूसरा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, दूसरा क्वेश्चन ये है। और ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पैराग्राफ दिखा ना, द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, और आपको नेक्स्ट पेज पे यहां पे एक्सपेरिमेंट नाम का जो पैराग्राफ दिख रहा है वहां तक करना है, ठीक है। और उसमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ये दो, इतनी। अब रिमेनिंग जो है यहां से लेके एकदम लास्ट तक, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वोल्ट मीटर से लेके एंड तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें आप ड्रॉ करोगे ये डायग्राम।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो अभी तक तो हमने सिर्फ यही देखा है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेकेंड और थर्ड नंबर का टॉपिक हम अब देखेंगे। ठीक है, चलो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, अब सपोज कि हमें एक सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर करना है, और ये रही वो मेरी सर्किट। ठीक है, ये रही वो सर्किट, रेजिस्टेंस R। अब मुझे करंट मेजर करना है। प्रीवियसली मैंने बताया कि करंट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? अभी एमीटर यूज होता है। पर अभी तक हम बैक टू द टाइम जाओ, हमारे पास एमीटर नाम की कोई चीज है ही नहीं, हमारे पास एक ही मीटर है और वो है गैल्वेनोमीटर। तो अभी मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, जी। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? जी, गैल्वेनोमीटर। What problems arise when I directly use galvanometer to measure the current? मैंने करंट मेजर करने के लिए डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर रख दिया, तो इसमें कितने टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है? ठीक है, चलो अब कोई भी गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसका एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, जिसको हम बोलेंगे RG। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG। तो हर एक का एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, वो हो गया RG। अब मुझे एक्चुअली में करंट किसका फाइंड करना था? सर्किट में से। कैसे फाइंड कर सकता हूं? तो भाई ओम्स लॉ अप्लाई करो, V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R। ये है वैल्यू करंट की। अब करंट मेजर करने के लिए मैंने डिवाइस डाल दी, डिवाइस का खुद का एक रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? अब ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो अब ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? I R प्लस RG। तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस RG। तो मुझे जो ये करंट फाइंड करना था उसकी जगह मुझे मिलेगा ये करंट, जो कि गलत है। मतलब ये मेरा गैल्वेनोमीटर अगर करंट दिखाएगा भी तो भी कम दिखा, मतलब दूसरा अलग दिखाएगा। रेडी? तो एक ये प्रॉब्लम है। चलो, तो मुझे कुछ भी करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो। अगर यहाँ पे मैं RG की वैल्यू जीरो कर दूं तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, तो सही है। तो प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख रहा हूं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन नंबर 1, मेक RG वेरी स्मॉल, है ना। ऐसा गैल्वेनोमीटर यूज करना है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ऊपर प्रॉब्लम से नीचे सॉल्यूशन है। तो दूसरा प्रॉब्लम, तो भाई गैल्वेनोमीटर्स आर वेरी सेंसिटिव, they give full deflection, even on a small current। बहुत छोटा सा करंट ले लोगे ना, मतलब माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट होगा ना, तो भी गैल्वेनोमीटर एकदम से फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। अब माइक्रो एम्पियर में वो फुल दिखा देगा, तो हमें तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर मिली एम्पियर भी हम तो मेजर कर सकते हैं। माइक्रो में ही वो उसकी लिमिट में आ जाएगा, तो मेजर कैसे करेंगे?
और बाय अप्लाइंग एक और प्रॉब्लम, लार्ज करंट गैल्वेनोमीटर वुड ब्रेक डाउन। अब देखो, हमारा गैल्वेनोमीटर, उसको थोड़ा करंट देते ना तो भी वो फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। अब मान लो हम मिली में, माइक्रो में ही फुल हो जाता है, अगर मैं मिली एम्पियर दे दूंगा तो मतलब उसकी लिमिट के भी बाहर करंट चला गया। जो माइक्रो में फुल हो जाता है उसको तुम मिली दोगे तो वो तो एकदम उसकी कैपेसिटी के बाहर करंट उसमें से पास होगा। कैपेसिटी के बाहर करंट पास होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा। तो इस केस का दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन, लेस करंट शुड पास फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। तो अब मुझे कुछ भी करके ये दो सॉल्यूशन लाने हैं, है ना। पहला तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम करना है और दूसरा उसमें से बहुत कम करंट पास होना चाहिए। सो ये कैसे पॉसिबल है? ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसी को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है Rg, ठीक है। ये ऐसे करंट यहां पे आ रहा है प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, एक और। ये रेजिस्टेंस का नाम मैं दे रहा हूं शंट, एस। क्या है ये रेजिस्टेंस का नाम? शंट, SHUNT, है ना। चलो, अब ये शंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? चूज शंट एस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू। मतलब ये हमारा जो शंट है ना, उसकी वैल्यू हमारे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत कम होनी चाहिए, ऐसा लेना है हमें, ठीक है। चलो, तो क्यों ऐसा? अब मान लो कि अब हमने इसकी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो इसकी वैल्यू इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब मान लो कि यहाँ से करंट I आ रहा है। क्या आ रहा है? करंट I। अब वो करंट के दो पार्ट होंगे, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा। जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाता है उसको लिखेंगे IG, और जो करंट शंट के अंदर जा रहा है उसको लिखेंगे IS, ठीक है। अब शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, शंट का रेजिस्टेंस कम है तो मेजॉरिटी करंट शंट में से ही पास होगा। करंट के दो पार्ट होंगे ना, तो मैक्सिमम करंट कहां से चला जाएगा? शंट में से। क्यों? यहां पे रेजिस्टेंस कम है। चैप्टर 3 में पढ़ा था, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें से ज्यादा करंट पास होगा। मेजॉरिटी करंट यहां से पास होगा तो ये वाला करंट जो इसमें से पास हो रहा होगा वो बहुत कम होगा। तो मतलब इसका सॉल्यूशन मिल गया, लेस करंट शुड पास फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। पहला सॉल्यूशन, ये हमारा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो मैंने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में पढ़ाया था कि पैरेलल में इक्विवेलेंट मिनिमम वैल्यू से भी कम हो जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू है S और इन दोनों का इक्विवेलेंट S से भी कम होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया हमारा। इक्विवेलेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? एकदम स्मॉल हो जाएगा। तो आपकी बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है, कि ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? Rg इंटू S बाय Rg प्लस S, ठीक है। चलो, अब यहां पे हमने S की वैल्यू बहुत कम ली है तो ये S को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर S को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? Rg इंटू S बाय Rg। तो Rg कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ S, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में है, विच इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सम नीट कंसेप्ट। चलो, ये S की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करोगे? सो लेट्स अप्लाई, ये दे दो पॉइंट A, ये B, ये C और ये D, ठीक है।
सो अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट रूल फॉर पॉइंट ए। ठीक है, ए के लिए अगर किरचॉफ का पहला रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो करंट अंदर जा रहा है उसको एक साइड लिखो, आई अंदर जा रहा है, और बाकी के दो उसके बाहर जा रहे हैं, तो आई जी प्लस आई एस। इसमें से आई एस को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। ये हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अब अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल फॉर लूप ए बी सी डी ए, इसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वी ए, ये करंट यहाँ पे गया, यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एस आई एस। फिर हम आगे जाएंगे, ये यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें करंट सामने से मिलेगा, ये आई जी वाला हमें सामने से मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस जी आई जी, सॉरी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, आर जी आई जी इज इक्वल टू लास्ट पॉइंट हमारा ए, तो वी ए कैंसल, तो क्या हो गया, एस आई एस प्लस आर जी आई जी इज इक्वल टू 0। तो इसको राइट हैंड साइड ले लो, तो आर जी आई जी इज इक्वल टू एस आई एस, सो एस इज इक्वल टू आर जी आई जी बाय आई एस। ठीक है, चलो तो आई एस की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू भी डाल सकते हैं, सो एस इज इक्वल टू आर जी आई जी बाय आई माइनस आई जी। ये हो गया आपका शंट का फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज, हमने शंट का रेजिस्टेंस एस लिखा है, शायद आपकी टेक्स्ट बुक ने एस की जगह पे आर एस लिखा है, वो कुछ नहीं है, बस हमने एस से डिनोट किया, उन्होंने आर एस से डिनोट किया है, आप आर एस भी लिख सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो करो तो जहां जहां पे हमने एस लिखा है वहां पे आएगा आर एस। तो ये होगा शंट की वैल्यू। यहां पे मैं सब कुछ लिख देता हूं कि भाई एस क्या है, वैल्यू ऑफ शंट, आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, I is the total current and Ig current passing through the galvanometer। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर नीट बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब थर्ड पार्ट बचा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसमें भी बाकी है, ये पूरा गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये बन गया ए मीटर, ये पूरा क्या बन गया, ए मीटर। अब ये ए मीटर को लगाएंगे हम यहाँ पे एज इट इज, है ना, तो अब ये जी की जगह क्या हो जाएगा, ए। तो ए मीटर क्या है, ए मीटर मतलब गैल्वेनोमीटर ही है जिसके साथ पैरेलल में शंट लगा हुआ है, बस, है ना। सो ए मीटर इज नथिंग, ए मीटर को खोलोगे तो अंदर गैल्वेनोमीटर मिलेगा और उसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया होता है। तो वन लाइनर एमसीक्यू, टू कन्वर्ट galvanometer into a meter, shunt is connected in parallel, तो ये पूरा मशीन बन गया ए मीटर, बट ए मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, शंट पैरेलल में लगता है पर ए मीटर सर्किट में सीरीज में लगता है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।